Hello students, welcome you all on the YouTube channel of Study Public School. The online classes, the video lectures are provided to you for your further studies by the school CPS. So in this category, we are here with the second lecture of the second chapter of Democratic Politics Part 1, Constitutional Design. ओके स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का हम लोग लेसन 2 का सेकेंड वीडियो मैं लेके आज हाजिर हूँ आपके बीच में. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट जो है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है. सो यू नीड नॉट टू स्टडी इट. ओके, सो वी हैव जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव स्टडीड लास्ट डे. आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है. लेट अस टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स. ओके, so this is the next topic which we have to start right here, that is making of the Indian Constitution. Okay students, so let us talk about it without wasting much of time. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों, वो भी साउथ अफ्रीका की तरह ही बहुत कठिन परिस्थितियों में जो है उसको ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया. इट वॉज़ नॉट एज ईजी एज वी थिंक इट, वी फील इट टुडे. ऐसा संविधान बनाने में इतना आसानी नहीं जितना आज हम फील करते हैं, फेस करते हैं इसको, जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. ओके, सो भारत जैसे एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री के लिए ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग एक्सेप्ट करें. इट वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. ये आसान मामला या आसान बात नहीं थी. एट फर्स्ट टाइम the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. Okay, पहली चीज़ तो at the time of the people of India, एक समय अगर देखा जाए तो जो भारत के जो लोग थे were emerging from the status of subjects ना, जब वो emerge हो रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, status of subject, जब किसी के गुलाम या सब्जेक्ट को हम यहाँ पे गुलाम कह सकते हैं कि स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स जब हम ऊपर उठ रहे थे, मतलब टू डैट ऑफ सिटीजन, नागरिक बनने की ओर. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस. हमारा देश जो है, जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारा देश जो है आज़ाद ही नहीं हुआ, ये डिवाइड भी हुआ. ठीक है, पार्टीशन पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. धार्मिक हमारे जो मतभेद थे, हमारे मतलब कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, और दो कम्युनिटीज़ की, ब्रॉडर कम्युनिटीज़ जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ना एक बड़ी सी खाई बन जाने की वजह से, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ कि एक पार्टीशन, भारत का पार्टीशन हुआ. 47 में 2 हिस्से में भारत को बांट दिया गया. एक पाकिस्तान कहलाया, एक इंडिया कहलाया. ओके, सो further, you know, this was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. ये निश्चित रूप से एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए. एक बहुत ही दुख भरी जो है परिस्थिति थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए जो बने. ठीक है, एटलीस्ट 10 लाख पीपल, ओके, लगभग 10 लाख लोग जो हैं वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. पार्टीशन से जुड़े हुए मुद्दों पर जो हिंसा हुई ना, उस हिंसा में, उस वायलेंस में लगभग 10 लाख लोग जो हैं मारे गए, दोनों ही देशों, दोनों ही तरफ से. और उससे कई गुना ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए, डिस्प्लेस हो गए, यहाँ से वहाँ विस्थापित हुए. ठीक है, देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, एक और समस्या थी. ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. ना, जो अंग्रेज़ थे वो बड़े चालाक थे. वो इंडिया को जो है कभी भी जो है पीसफुली छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे.
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सीधा साधा सा डिसीज़न क्रिएट नहीं किया। और जब प्रिंसली स्टेट्स की बात आई, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जो रजवाड़े थे हमारे देश में आज़ादी के पहले, जो राजवंश थे, राजा वगैरह थे, जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, त्रिपुरा, भोपाल, ऐसे, ठीक है। तो इनके साथ क्या हुआ कि इनको उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप चाहें तो स्वतंत्र होकर खुद से अपना देश बना के रहें, और चाहे भारत से मिल जाइए, चाहे पाकिस्तान, जिसका आपका मन करे उससे आप मिल जाइए। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टन टास्क। तो जो ये मर्जर था, जो ये मिलाना था इन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ मिलाना या पाकिस्तान के साथ मिलाना, बहुत ही अनसर्टेन और डिफ़िकल्ट टास्क था, बहुत ही कठिन और अनिश्चित कार्य था ये। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब संविधान जो है लिखा जा रहा था, द फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। ठीक है, संविधान लिखने के दौरान जो भारत का भविष्य आज इतना सुरक्षित है, उतना सुरक्षित भारत का भविष्य जो है तब दिखाई नहीं पड़ता था। जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के हैड एंजाइटीज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। संविधान के निर्माताओं के बीच में जो संविधान को बना रहे थे, उनके बीच में तनाव और टेंशन हुआ करता था, वर्तमान को लेकर के भी और भारत के भविष्य को लेकर भी उनके अंदर दिक्कतें या चिंता हुआ करती थी। ठीक है, सो दिस वॉज अब इसमें अगली बात आती है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रास्ता। ठीक है, किस तरीके से संविधान जो है बनाया गया। तो स्टूडेंट्स में देखिए पाथ, ये तो आपको समझ में आ गया। पहली चीज़ कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हमने देखा कि भारतीय संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। जब 1946 में ना कैबिनेट मिशन के बाद जब भारत को ये दी गई जिम्मेदारी कि ठीक है आप अपना संविधान बना सकते हैं ना, तो उस समय तक जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद हो चुका था। यही सोच करके अंग्रेज़ों ने भारत को दिया भी था कि अपना संविधान बनाना है तो बना लीजिए, जब भारत के लोग बना नहीं पाते तब वो फिर से हमें कब्जा कर लेते। इसीलिए उन्होंने चालाकी की, तो भारत के लोगों ने भी संयम बरता और सब ने कहा कि नहीं हम मिल के संविधान बना लेंगे ना। लेकिन फिर मुस्लिम लीग के द्वारा जो है हमसे अंतर हो गया और वो अलग देश की मांग, जो कि 1940 से ही कर रहे थे, लेकिन तब और ज़्यादा तरीके से एमिनेंसली उन्होंने हमसे मांग करना शुरू कर दिया। ओके, सो लेट्स सी द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रास्ता कैसा था। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, इन सभी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी एक बड़ा फ़ायदा या लाभ ये था फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए एक एडवांटेज ये था कि अनलाइक साउथ अफ्रीका की तरह, मतलब कि जैसे साउथ अफ्रीका था, they did not have to create a consensus about what democratic India should look ना। भारत के लोगों को जो है कोई कंसेंसस, कोई चेतना नहीं बनानी पड़ी लोगों के अंदर अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक, कि एक लोकतांत्रिक भारत कैसा दिखना चाहिए, इस बात को लेकर के कोई संचेतना जो है क्रिएट नहीं करनी पड़ी भारत के लोगों को ना। लाइक मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर ये जो कंसेंसस था, ये जो चेतना थी, ये संघर्ष, आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही लोगों के अंदर आ चुकी थी। Our national movement was not merely a struggle। हमारा राष्ट्रीय संघर्ष जो था, स्वतंत्रता संघर्ष जो था, वो केवल एक संघर्ष भर मात्र नहीं था। अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, विदेशियों के खिलाफ केवल संघर्ष नहीं था। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रेजुनेट आवर कंट्री, यह एक संघर्ष था हमारे देश को नया बनाने के लिए, एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, हमारे समाज को बदलने के लिए और हमारी राजनीति को बदलने के लिए। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle। आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी हमारे बीच में काफ़ी बड़े मतभेद बने रहे, अलग अलग विचार भी रहे अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इस बात को लेकर के ना आज़ादी के पहले से ही जो है कहीं ना कहीं एक अलग राय सबकी रही है। ठीक है, सो सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, ये डिफरेंसेस आज भी हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं और इन आइडियोलॉजीज़ के बीच में अंतर होता रहता है। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाई
ऑलमोस्ट एवरीवन ना, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जिसको संविधान में हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, चाहे उनकी ओपिनियन चाहे जो रही, चाहे हमारी उनकी ओपिनियन चाहे जैसी रही हो, लेकिन सबने कुछ बेसिक तरीके थे जिसको सबने संविधान में एक्सेप्ट किया। एज फार बैक एज इन 1928, जब हम 1928 में चलते हैं ना, 1928 में मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, इसके अलावा 8 और कांग्रेस लीडर ने मिल क्या किया था, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, उन्होंने भारत के लिए एक संविधान बनाया था। ठीक है, उन लोगों ने मिल करके एक संविधान बनाया था। उस संविधान का नाम था नेहरू रिपोर्ट। ओके, उस संविधान का नाम था नेहरू रिपोर्ट। इसमें नेहरू ने अंग्रेज़ों से, जो तत्कालीन वायसराय था उसका नाम लॉर्ड इरविन था, मांग की गई थी कि देश किस तरह से चले, इसके लिए कुछ उन्होंने अपने संविधान बना के जो है मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने दिया था। उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा था, 1928 में आया। इन 1931 में रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। ठीक है, तो रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहाँ क्या हुआ, ये तय किया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, और वहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखाई देना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन जो भी मांग जो है की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को शामिल किया गया था, मतलब कि सबको वोटिंग राइट दिया जाए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सभी चीज़ों की मांग जो है उस दौरान 28 में भी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, so thus some of basic values were accepted by the leaders much before the Constituent Assembly। तो कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज़ थी जो लीडर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, कहीं ज़्यादा पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के भी कहीं पहले ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो है एक्सेप्ट किए गए सभी लीडर्स के द्वारा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही ना। जो डेलिबरेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आपस में चर्चा परिचर्चा करके कॉन्स्टिट्यूशन पे एक संविधान बनने से पहले, संविधान सभा बनने से पहले ही कुछ चीज़ें, बेसिक रूल्स वगैरह बना लिए गए थे। अब आप इसको देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक संस्था थी जिसको आज हम उस असेंबली की मीटिंग्स पार्लियामेंट में हुआ करती, जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, उन्होंने संविधान को बनाया। उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को उसकी दूसरी मीटिंग, और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ 46 से, और फिर ख़त्म होते होते जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ, और फाइनली उसको 1950 में 26 जनवरी को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। ठीक है, अभी इस टॉपिक में काफ़ी कुछ है जो मुझे बताने को रह गया है। द फैमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो जो फैमिलियरिटीज़ थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ऑफ कॉलोनियल रूल, मतलब कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान जो समानताएं थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पे एग्रीमेंट हुआ, उस पे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पे हेल्प करने के लिए ना, कि ये हेल्प करेंगी डेवलप करने में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को। ठीक है, मतलब कि जो पहले से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो, और एग्रीमेंट किया गया कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन डेवलप करने में भारत की मदद करेंगे वो। ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू ना, ब्रिटिश शासन में वोटिंग राइट्स केवल कुछ लोगों को मिला करते थे। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। इसके बेसिस पे जो ब्रिटिशर्स लोग अपना लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करते थे वो बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था।
इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 में चुनाव हुए टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ना, मतलब प्रांतीय विधान सभाओं के, विधान परिषदों के चुनाव हुए ना, एंड मिनिस्ट्रीज़ ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, अब पूरे ब्रिटिश इंडिया से मिनिस्ट्रीज़ जो है बनाई गई उस चुनाव के आधार पे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है, और उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ वगैरह ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये जो सरकारें बनी वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं थी, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट्स ना, लेकिन जो इंडियंस के द्वारा लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम करने का जो अनुभव था, प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, वो बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ देश के लिए, इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन ना, जिससे कि वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बना सकते थे, एंड वर्किंग इन देम, और उसमें वो काम भी कर सकते थे, ठीक है। तो उनको ये लाभ मिला, भारत को एक पैरेलल गवर्नमेंट जो 37 के बाद भारत में चलाया कुछ दिन के लिए ना, तो उस भले ही वो एक इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें वो जो है उसमें उन्हें जो है काम करने का मौका, उससे उनको यूज़फुल हुआ, उनके लिए बड़ा बेहतर रहा। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसने बहुत से इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को भी अपने साथ शामिल किया, एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज, और इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो कानून थे उसके कुछ प्रोसीजर्स को भी उन्होंने अपने साथ शामिल किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्ट था, और यहाँ से लगभग 80% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मटेरियल्स हैं आज भी, वो 80% यहीं से लिए गए हैं, ओके, इस एक्ट के द्वारा। सो ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशंस, कई वर्षों तक सोचने और विचार करने के बाद, द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट ना, जो भारत का संविधान था उसके ढांचे का एक और लाभ ये हुआ, आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमारे देश के नेताओं ने जो है उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है, कि वो दूसरे देशों के संविधानों से भी कुछ सीख सकें, बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन हमारे अपने टर्म्स में, ठीक है, मतलब हम दूसरे संविधानों से भी हमने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की, लेकिन हमारी अपनी शर्तों पर, हमारे अपने हिसाब से हमने उसको जस का तस डिक्टो हमने उसको वैसे ही एडॉप्ट नहीं कर लिया। जैसे कि संविधान संशोधन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो साउथ अफ्रीका से ना, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट्स साउथ अमेरिका से, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे ली गई, लेकिन हमने उनमें कुछ बदलाव के साथ उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। मेनी ऑफ आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारे बहुत से नेता जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों से प्रभावित थे। प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन में उससे प्रभावित थे। द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस के बिल ऑफ राइट्स से भी इंस्पायर थे ना। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया के सोशलिस्ट रिवोल्यूशन से ना भी इंस्पायर थे भारतीय लोग, टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और उसी के आधार पे उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का विचार किया जो सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रदान करता हो। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर हैड डन, लेकिन हमने दूसरे संविधानों को वैसे ही नहीं चुरा लिया जैसे उसमें थे, हमने उनको ला कर उनमें बहुत बदलाव किए, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उन संविधानों, उन कानूनों को ढाला और फिर उन्हें अडॉप्ट किया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, हर एक स्टेप पे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया कि कोई देश से कानून को जो हम ला रहे हैं क्या वो हमारी कंडीशन को सूट करेगा कि नहीं, उस पर हमने विचार करके ही हमने उसको अडॉप्ट किया। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी फैक्टर्स ने हमारे संविधान को बनाने में हेल्प किया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का रास्ता क्या था, उसके कई कंटेंट हम लोगों ने इकट्ठा किए। आप इसको ठीक से पढ़ेंगे। गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप एंड पर्सनली टू मी एंड ऑन व्हाट्सएप और इन द ग्रुप एज वेल। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।